ये ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का पहला दिन था। 1 दिसंबर 1948। सूरज धीरे धीरे सॉमरटन बीच के ऊपर उग रहा था। ये समुद्र तट एडिलेड शहर से कुछ मील दक्षिण में था और आमतौर पर शांत और सुंदर माना जाता था। सुबह सामान्य लग रही थी। कुछ लोग टहलने निकले थे। लहरें हल्की थीं। आसमान साफ था। लेकिन जैसे ही धूप समुद्र तट पर फैली, एक जोड़े की नज़र कुछ अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक नीची पत्थर की दीवार के सहारे एक आदमी बैठा हुआ था, जो झाड़ियों और रेत के टीलों को समुद्र तट से अलग करती थी। वह आदमी दीवार से पीठ टिकाए लेटा हुआ था। उसके पैर सीधे फैले हुए थे और टखनों पर एक दूसरे से क्रॉस किए हुए थे। उसका सिर हल्के से दीवार पर टिका था। दूर से देखने में वह किसी सोए हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछली रात बहुत अधिक शराब पीकर यही आराम करने लगा हो। लेकिन जैसे ही लोग उसके पास पहुंचे, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो आदमी सांस नहीं ले रहा था। वो हिल नहीं रहा था। वह मर चुका था। पुलिस को बुलाया गया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी अच्छे कपड़े पहने था। सफेद शर्ट, लाल और नीले रंग की टाई, ब्राउन ऊनी स्वेटर और ग्रे ब्राउन कोट। उसकी पैंट साफ सुथरी और प्रेस की हुई थी। उसके जूते चमक रहे थे और साफ सुथरे थे। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई बेघर या बीमार आदमी हो, बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद की देखभाल करने वाला व्यक्ति हो। लेकिन एक अजीब बात थी। उसके सारे कपड़ों के लेबल काट दिए गए थे। कोई टैग नहीं, कोई ब्रांड नाम नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उसकी पहचान से जुड़ा हर सुराग मिटा दिया गया हो। पुलिस ने उसकी जेबों की तलाशी ली। वहां कुछ मामूली चीजें मिलीं। एडिलेड स्टेशन से हेनली बीच तक का एक ट्रेन टिकट जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, एक यूज किया गया बस टिकट, एक अमेरिकी कंघी, च्युइंग गम का पैकेट, ब्रायंट एंड में माचिस की डिब्बी और एक सिगरेट जो उसकी जैकेट के कॉलर पर अधजली रखी थी। कोई पर्स नहीं, पैसे नहीं, पहचान पत्र नहीं, चाबी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके हाथ साफ थे, नाखून कटे हुए थे। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं। ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उसकी मौत का कारण साफ हो। एक पैथोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उसने कहा कि वह आदमी करीब 40 से 45 साल का होगा। वो अच्छी सेहत में था और फिट नजर आ रहा था। उसके हाथों में मजदूरी के कोई निशान नहीं थे। वे नरम थे। उसके दांत अजीब थे। कुछ दांत गायब थे और आगे के दांत अजीब आकार के थे। उसका तिल्ली सामान्य से 3 गुना बड़ी थी। पेट में खून के निशान थे। उसने आखिरी बार मांस की पाई खाई थी, मौत से कुछ घंटे पहले। डॉक्टर ने शक जताया कि उसे कोई जहर दिया गया हो सकता है, ऐसा जहर जो जल्दी असर करता हो और शरीर में कोई रासायनिक निशान न छोड़ता हो। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसके खून, अंगों या मूत्र में जहर के कोई संकेत नहीं थे। ये एक मेडिकल मिस्ट्री थी। डॉक्टर ने इसे सबसे असामान्य मामला कहा जो उन्होंने कभी देखा। जल्द ही उस आदमी के शव को संरक्षित करने के लिए उसे एम्बाम किया गया। उसकी तस्वीर ली गई। उस तस्वीर को अखबारों में छापा गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कोई उसे पहचान नहीं पाया। किसी भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से उसका मेल नहीं हुआ। पोस्टर लगाए गए। खबर पूरे देश में फैल गई। लोग उसे अनजान आदमी कहने लगे। ये रहस्य लोगों की कल्पना को जगाने लगा। लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं था। 14 जनवरी को, जब उस आदमी की लाश मिलने को 6 हफ्ते हो चुके थे, पुलिस को एक नई जानकारी मिली। एडिलेड रेलवे स्टेशन के स्टाफ ने एक अनक्लेम्ड सूटकेस की रिपोर्ट दी। वो सूटकेस 30 नवंबर को जमा किया गया था, ठीक एक दिन पहले जब वो आदमी मृत पाया गया। उस पर कोई टैग नहीं था, लेकिन पुलिस को शक था कि यह उसी आदमी का हो सकता है। सूटकेस के अंदर कुछ कपड़े थे, लेकिन फिर से सारे लेबल काटे गए थे। एक टाई पर नाम सिलाई में लिखा था टी कीन, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे ये नाम जुड़ता हो। बाकी सामानों में शेविंग ब्रश, स्टेंसिलिंग किट, कैंची, चाकू जो किसी टूल की तरह ढाला गया था,
एक छोटा स्क्रूड्राइवर, चप्पलें और एक गाउन शामिल थे। इनमें से कुछ भी अकेले में असामान्य नहीं था, लेकिन सब मिलाकर एक अजीब तस्वीर बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान किसी यात्री या कारीगर का हो, लेकिन कोई निश्चित उद्देश्य नहीं दिख रहा था। टी कीन नाम कहीं नहीं ले जा रहा था। वह एक डेड एंड साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि ये नाम जानबूझकर छोड़ा गया हो ताकि जांच भटक जाए, क्योंकि बाकी सारे लेबल काटे गए थे। फिर यह एक नाम क्यों छोड़ा गया? लोगों की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग सोचते थे कि वह कोई खोया हुआ यात्री था। कुछ कहते थे कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस को न कोई चोट मिली, न कोई सबूत कि वह लूटा गया था। फिर अफवाहें आने लगी कि वह कोई जासूस हो सकता है। ये समय था 1948, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और कोल्ड वॉर की शुरुआत का। लोग पहले से ही डरे हुए थे। अखबारों में जासूसी की खबरें थीं। वो आदमी अच्छे कपड़े पहने था, उसकी मौत रहस्यमय थी और उसकी कोई पहचान नहीं मिल रही थी। ये सब बातें उसे किसी जासूसी उपन्यास के पात्र की तरह बनाती थी। फिर कुछ और अजीब हुआ। 22 जनवरी को एक पैथोलॉजिस्ट ने उस आदमी की पैंट को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी कमरबंद में एक छुपी हुई जेब थी। वह बहुत छोटी और छिपी हुई थी। उसके अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर सिर्फ 2 शब्द छपे थे, तमाम शुड। ये शब्द किसी किताब से फटे लग रहे थे। तमाम शुड फारसी भाषा के शब्द हैं, जिसका मतलब होता है समाप्त या अंत हुआ। ये वाक्य ओमर खयाम की कविताओं की किताब द रुबायत ऑफ ओमर खयाम के कुछ संस्करणों के अंत में आता है। ये कविताएं जीवन, मृत्यु और समय की गहराई से बात करती है। अब वो रहस्यमय आदमी एक समुद्र तट पर मृत मिला था और उसके कपड़ों में एक प्रसिद्ध किताब के अंतिम शब्द छिपे हुए थे। क्या यह कोई संदेश था? सुसाइड नोट, कोड या कुछ और? पुलिस ने जनता से अपील की, अगर किसी के पास रुबायत किताब है तो जांचें कि कहीं कोई पेज फटा हुआ तो नहीं। कई दिन बीत गए। फिर जुलाई के अंत में, लगभग 7 महीने बाद, एक आदमी पुलिस स्टेशन आया। उसने बताया कि जब वो आदमी मरा, उसी दौरान उसने अपनी कार को सॉमरटन बीच के पास पार्क किया था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि उसकी कार की पिछली सीट पर रुबायत ऑफ ओमर खयाम किताब पड़ी हुई है। उसे नहीं पता था कि वह वहां कैसे आई। उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से डाल दी होगी। वह किताब उसने रख ली, लेकिन जब उसने पुलिस की अपील देखी तो वह चौंक गया। पुलिस ने किताब को जांचा। वही किताब थी जिससे तमाम शुड वाला पेज फटा गया था। फटे हुए टुकड़े का किनारा भी मेल खा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किताब के पिछले कवर पर किसी ने हाथ से कुछ लिखा था, कुछ अक्षरों की स्ट्रिंग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोड हो। वहीं एक फोन नंबर भी किताब में पेंसिल से लिखा था। अब यह किताब बस किताब नहीं थी, यह अब एक बड़ा रहस्य बन चुकी थी। मामला अब सिर्फ एक स्थानीय रहस्य नहीं रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे अजीब अनसुलझी मौतों में से एक बन चुका था। तमाम शुद्ध। ये समाप्त हुआ, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए ये केवल शुरुआत थी। किताब की खोज, ओमर खयाम की रुबाइयात, एक अहम मोड़ थी। महीनों तक जांचकर्ता जवाब ढूंढते रहे। अब उनके हाथों में वही प्रति थी जिससे वह फटा हुआ कागज मेल खा रहा था, जो मृत व्यक्ति की छिपी जेब में मिला था। उस पर लिखे थे 2 शब्द, तमाम शुद्ध। इसका अर्थ था ये समाप्त हुआ। कागज के फटे हुए किनारे उस किताब के उस पन्ने से पूरी तरह मेल खाते थे जिससे वह फाड़ा गया था। इसमें कोई शक नहीं था, यही वही किताब थी। लेकिन किताब में और भी राज छुपे थे। पिछले कवर के अंदर हल्के से पेंसिल से लिखी गई थी 5 पंक्तियों की कुछ अक्षर। वे किसी गुप्त कोड जैसे लग रहे थे। कोई असली शब्द नहीं, कोई स्पष्ट मतलब नहीं, बस बड़े अक्षरों का एक बेतरतीब सा क्रम जो 5 पंक्तियों में फैला हुआ था। दूसरी पंक्ति काट दी गई थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि लेखक से कोई गलती हुई थी।
जांचकर्ता अब किसी साधारण मौत से कहीं ज्यादा जटिल मामले का सामना कर रहे थे। पहले एक अज्ञात व्यक्ति, फिर एक छिपा हुआ संदेश, अब एक रहस्यमय कोड जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कोड कुछ इस तरह दिखता था: रगोअबैब्ड, मलियाओई, WTBIMP, मलायबोआयक, इत्तम समसब। पुलिस ने कोड को नौसेना खुफिया विभाग को भेजा, ये सोचकर कि शायद वे इसे डिकोड कर सकें। उस समय के विशेषज्ञों ने इसकी समीक्षा की और ये निष्कर्ष निकाला कि यह कोड शायद बेतरतीब नहीं है, लेकिन वे इसे समझ नहीं सके। उनका मानना था कि इसमें एक ढांचा है, जैसे कि यह एक असली सिफर हो, लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए उन्हें और संदर्भ की जरूरत थी। बिना किसी कुंजी या और उदाहरणों के वे अटके रह गए। रहस्य और गहराता गया। किताब के भीतर एक स्थानीय टेलीफोन नंबर भी था, जो पिछले कवर के अंदर पेंसिल से लिखा हुआ था। ये नंबर एक महिला का था जो एडिलेड के ग्लेनेल्ग इलाके में रहती थी, ठीक उसी जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां वह आदमी मृत पाया गया था। उसका नाम जो थॉमसन था, हालांकि टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नाम जेस्टिन दर्ज था, जो उसके पहले नाम का एक रूप था जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करती थी। ये पूरी जांच में किसी और व्यक्ति से जुड़ा पहला वास्तविक सुराग था। पुलिस उसके घर गई, जो एक नर्स थी और कभी सेना में सेवा कर चुकी थी। वह अपने छोटे बेटे के साथ चुपचाप रहती थी। जब जांचकर्ताओं ने उससे पूछा कि क्या वह इस किताब को पहचानती है, तो वो थोड़ी रुकी। उसने कहा कि कभी उसके पास रुबायात की एक प्रति थी, लेकिन वो गुम हो गई थी। जब उसे वह किताब दिखाई गई जो कार में मिली थी, तो वो ये नहीं कह सकी कि यह उसकी थी या नहीं। लेकिन जब उसे मृत व्यक्ति के बारे में पूछा गया, तब मामला और अजीब हो गया। पुलिस ने जो थॉमसन को उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर कास्ट दिखाया, वह बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन उसने तीव्र प्रतिक्रिया दी। उस समय मौजूद अधिकारी के अनुसार वो स्तब्ध लग रही थी, जैसे वो जानती हो कि ये आदमी कौन है। लेकिन जब उससे सीधे पूछा गया, तो उसने कहा कि वह उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। अफसरों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। बाद में एक अफसर ने कहा कि वो सच बोलने के कगार पर लग रही थी, लेकिन अजीब प्रतिक्रिया के बावजूद जो अपनी बात पर अड़ी रही, वह उस आदमी को नहीं जानती थी। इससे मामला और उलझ गया, क्योंकि वह मृत व्यक्ति की जगह से केवल 400 मीटर की दूरी पर रहती थी। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। जो के साथ जुड़ाव ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या सोमरटन मैन उससे प्यार करता था? क्या वह उसका कोई पुराना साथी था? कोई ठुकराया गया प्रेमी? या कोई जो उससे मिलने आया था और उसकी घर के कुछ ही ब्लॉक्स दूर रहस्यमय तरीके से मर गया? जो ने स्वीकार किया कि उसने एक बार एक आदमी को रुबायात की एक प्रति दी थी, जिसका नाम था अल्फ बॉक्सॉल। वह उसे युद्ध के समय मिली थी। उसने कहा कि कुछ समय तक वे संपर्क में रहे, लेकिन अब कई सालों से मुलाकात नहीं हुई। पुलिस को लगा कि उन्हें शायद अब सुराग मिल गया है। हो सकता है कि मृत व्यक्ति अल्फ बॉक्सॉल ही हो। उन्होंने सिडनी जाकर बॉक्सॉल को खोजा, लेकिन जब उन्होंने उसे पाया, जीवित और पूरी तरह स्वस्थ, तो रहस्य और बढ़ गया। बॉक्सॉल के पास अभी भी वह रुबायात की प्रति थी, जो ने उसे दी थी। उस किताब के पहले पृष्ठ पर उसकी लिखावट में एक कविता और उसका उपनाम जेस्टिन लिखा हुआ था। किताब पूरी थी, कोई पन्ना नहीं फटा था, और बॉक्सॉल का उस मृत आदमी से कोई संबंध नहीं था। एक और बंद रास्ता। अब मामला वहीं पहुंच गया था जहां से शुरू हुआ था। किताब असली थी, नोट असली था, जो कुछ ज्यादा जानती थी, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। सोमरटन मैन अभी भी अज्ञात था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, जनता की रुचि बढ़ती गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये आत्महत्या थी, कि वह आदमी जो से एक आखिरी बार मिलने आया था, और जब उसे ठुकरा दिया गया, तो उसने कोई दुर्लभ और पता न लगने वाला जहर खाकर अपनी जान ले ली। लेकिन कोई बोतल नहीं मिली, कोई नोट नहीं, और आत्महत्या भी उन कटे हुए लेबलों, नकली नाम और कोड को नहीं समझा सकी। कुछ लोग मानते थे कि ये हत्या थी,
कि उस आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति ने जहर दिया था जिसे यह पता था कि ऐसा जहर कैसे देना है जो कोई निशान न छोड़े। शायद वह जो के अतीत का कोई हिस्सा था, या शायद जो का इससे कोई लेना देना नहीं था। फिर आई जासूस वाली थ्योरी। उस समय शीत युद्ध का दौर था। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ काफी करीब था। एडिलेड के पास कई संवेदनशील सैन्य स्थल थे, जिनमें वुमेरा शामिल था, जहां रॉकेट परीक्षण होते थे। उस आदमी की अजीब चीजें, वो कोडेड मैसेज और उसकी गायब पहचान, ये सब जासूसी की कहानियों जैसे लगते थे। क्या सोमरटन मैन एक जासूस था? क्या वो गुप्त संदेश ले जा रहा था? या फिर वह एक विदेशी एजेंट था जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया था? ये सोच पागलपन नहीं थी। उस समय ऐसी कई कहानियां चल रही थीं, जिनमें एजेंट अदृश्य स्याही, माइक्रोडॉट्स और काव्यात्मक संकेतों का इस्तेमाल करते थे। रुबाइयात, जिसकी कविताएं जीवन और मृत्यु पर बात करती थीं, शायद गुप्त संदेशों के लिए इस्तेमाल की गई हो। और तमाम शुद्ध लिखा हुआ वह कागज, शायद वह एक आखिरी संदेश था या कोई संकेत। लेकिन इसका कोई सबूत कभी नहीं मिला। किसी एजेंसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जासूसी से कोई संबंध साबित नहीं हुआ। जून 1949 में उसकी मौत के 6 महीने बाद सोमरटन मैन को एडिलेड के वेस्ट टेरेस कब्रिस्तान में दफनाया गया। एक छोटा सा समारोह हुआ। केवल कुछ अधिकारी ही मौजूद थे। उसकी कब्र पर एक साधारण प्लेट लगाई गई, जिस पर लिखा था, यहाँ वह अज्ञात व्यक्ति विश्राम कर रहा है जो 1 दिसंबर 1948 को सोमरटन बीच पर पाया गया था। पुलिस ने उसके चेहरे और ऊपरी शरीर का प्लास्टर कास्ट रखा, एक डेथ मास्क। उस समय यह एक आम तरीका था, खासकर तब जब किसी की पहचान नहीं हो पाती थी, ताकि भविष्य में कोई उसे पहचान सके। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, कोई सामने नहीं आया। उसकी पहचान रहस्य ही बनी रही। मामला धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो गया, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं भूला। सालों में नई थ्योरीज सामने आती रहीं। कुछ ने कहा वह रूसी जासूस था, कुछ ने कहा वह किसी गुप्त प्रेम प्रसंग का शिकार था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दावा किया कि जो का बेटा रॉबिन सोमरटन मैन से काफी मिलता जुलता था। कुछ लोगों को लगा कि शायद वह उसका पिता था। हालांकि उस समय कुछ भी साबित नहीं हुआ। 2009 में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी गेरी फेल्टिस ने इस केस को अनौपचारिक रूप से फिर से खोला। उन्होंने गवाहों से बात की, पुराने रिकॉर्ड देखे और इस रहस्य पर एक किताब लिखी। उन्हें पूरा यकीन था कि जो थॉमसन कुछ ज्यादा जानती थी जितना वह बताती थी। डीएनए टेस्टिंग पर विचार किया गया, लेकिन शव को दफनाए कई दशक हो चुके थे। फिर भी ये रहस्य चैन नहीं लेने दे रहा था। 70 से ज्यादा सालों तक ये मामला ऑस्ट्रेलिया की सबसे रहस्यमयी अनसुलझी मौतों में से एक रहा। एक आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं, एक किताब जिसका कोई मालिक नहीं, एक कोड जिसका कोई हल नहीं, और एक औरत जिसके साथ शायद कोई गहरा रहस्य दफन हो गया। तमाम शुद्ध। ये समाप्त हुआ, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। 70 साल से भी ज्यादा समय तक सोमरटन बीच पर पाए गए उस व्यक्ति की पहचान ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी रही। उसे सोमरटन मैन कहा गया, एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई नाम था, न कोई देश, और न ही उसकी मौत का कोई स्पष्ट कारण। पीढ़ियों के जासूसों, पत्रकारों और आम लोगों ने सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। उसकी अजीब चीजें, उस किताब का फटा हुआ पन्ना, हाथ से लिखा गया कोड, और एक ऐसी महिला से उसका मौन संबंध, जिसने कभी पूरी तरह से नहीं बताया कि वह क्या जानती थी। 2000 के दशक की शुरुआत तक तकनीक ने काफी तरक्की कर ली थी, और इसके साथ एक नई उम्मीद भी आई। शायद, सिर्फ शायद, आधुनिक विज्ञान वो हल दे सके जो पारंपरिक पुलिस जांच नहीं दे पाई। सालों तक सोमरटन मैन की कब्र को खोदने की बात होती रही, लेकिन कभी अनुमति नहीं मिली। उसकी कब्र एडिलेड के वेस्ट टेरेस कब्रिस्तान में चुपचाप थी, एक ऐसी जगह जिसे रहस्य प्रेमी और क्राइम स्टोरीज के प्रशंसक अक्सर देखने आते थे। लेकिन 2021 में
विशेषज्ञों और इस मामले के समर्थकों के वर्षों के अभियान के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने आखिरकार मंजूरी दे दी। दफनाए जाने के 70 साल बाद सोमरटन मैन के अवशेष डीएनए जांच के लिए निकाले गए। ये एक नाजुक प्रक्रिया थी। उसका शरीर 1949 में बाल्सम किया गया था और फिर दफनाया गया था। उम्मीद थी कि हड्डियों, दांतों या बालों से कुछ डीएनए निकाला जा सकेगा। लक्ष्य था उसका आनुवंशिक प्रोफाइल बनाना और उसे वंशावली डेटाबेस में अपलोड करना। इसी तरीके से दुनिया भर में दर्जनों ठंडे मामलों को सुलझाया जा चुका था। इस प्रयास के पीछे एक मुख्य व्यक्ति थे, प्रोफेसर डेरेक एबॉट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में पढ़ाते हैं और जिन्होंने लगभग 2 दशक इस केस को पूरी तरह से समर्पित कर दिए। वे पेशे से जासूस नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को अपने जीवन का मिशन बना लिया था। उन्होंने अमेरिकी फॉरेंसिक जीनेलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक के साथ साझेदारी की, जो डीएनए और पारिवारिक इतिहास की मदद से पुराने अपराध सुलझाने की विशेषज्ञ है। काम धीरे धीरे और सावधानी से हुआ। उन्होंने डीएनए से मेल खाते दूर के रिश्तेदारों से पारिवारिक वृक्ष बनाना शुरू किया, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ दुनिया भर में। ये किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने जैसा था, लेकिन बाहर से शुरू करके अंदर की ओर बढ़ते हुए टुकड़ा टुकड़ा, नाम जोड़कर उन्होंने संभावित पारिवारिक रेखाएं बनाईं। और आखिरकार एक नाम उभरकर सामने आया। जुलाई 2022 में 70 साल की चुप्पी के बाद सोमरटन मैन को एक नाम मिला, कार्ल चार्ल्स वेब। वह 1905 में मेलबर्न, विक्टोरिया में पैदा हुए थे। वे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, एक कवि थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतिहास के रिकॉर्ड से लगभग गायब हो चुके थे। कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्हें कभी लापता घोषित किया गया था। असल में उनके परिवार में किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। वे बस अचानक गुम हो गए थे। कार्ल वेब उस समय अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। वे अपनी पत्नी डोरोथी से अलग हो चुके थे। मानसिक और भावनात्मक तनाव के संकेत भी थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी थीं, जो अकेलेपन और अंत जैसी भावनाओं को दर्शाती थीं। रुबाइयात ऑफ ओमार खयाम, वह किताब जो उनकी मौत से जुड़ी मिली थी, एक ऐसा संग्रह था जिसने उन्हें प्रेरित किया था। उन्होंने पहले भी उसके अंश अपने हाथ से लिखे थे। तमाम शुद्ध, ये समाप्त हुआ, अब कहीं ज्यादा व्यक्तिगत प्रतीत होता है, लेकिन पहचान मिलने के बाद भी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। कार्ल वेब एडिलेड क्यों गए थे? क्या उन्होंने जानबूझकर अपनी जान लेने की योजना बनाई थी? क्या वे किसी को खोजने आए थे? और जो थॉमसन से उनका क्या संबंध था, अगर कोई संबंध था, जो उस जगह से कुछ ही 100 मीटर दूर रहती थी जहां उनका शव मिला था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद कार्ल किसी से फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, शायद खुद जो से। ये साबित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये संयोग नजरअंदाज करना कठिन है। दोनों एक ही समय में जीवित थे। दोनों को कला और साहित्य में रुचि थी। और 1949 में जब जो ने उनके चेहरे का प्लास्टर कास्ट देखा, तो उसकी प्रतिक्रिया आज भी उन लोगों की याद में है जो वहां मौजूद थे। क्या उन्होंने उन्हें पहचान लिया था और कुछ भी न कहने का निर्णय लिया, या फिर वह बस किसी पुराने परिचित से मिलती जुलती एक मृत देह को देखने का झटका था? फिर है वह कोड, वह रहस्यमय अक्षर जो रुबाइयात की किताब के अंदर लिखे थे। सालों के विश्लेषण के बाद अब बहुत से लोग मानते हैं कि वह किसी जासूसी कोड का हिस्सा नहीं था, बल्कि शायद निजी कविता या शॉर्टहैंड का कोई रूप था। कार्ल वेब को कविताएं लिखना पसंद था। वे अक्षर शायद उनके अपने लिए बनाए गए यादगार संकेत थे, ऐसे विचारों या वाक्यों के अंश जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया। या शायद वो वास्तव में कोई कोड था, ऐसा कोड जिसे केवल वही समझ सकते थे। हम शायद कभी न जान सकें। अब जो बात साफ है वह यह है कि सोमरटन मैन कोई जासूस नहीं थे, कम से कम उस तरीके से नहीं जैसा लोग सोचते थे। वह एक परेशान व्यक्ति थे, समय से खोया हुआ एक आदमी, जिसकी पहचान शत्रुओं या सरकारों ने नहीं, बल्कि खामोशी और दूरी ने मिटा दी थी। उनका कोई बच्चा नहीं था,
कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा था और कोई भी उनके शव का दावा करने नहीं आया। उनकी कहानी चुपचाप समाप्त हो सकती थी, बिना किसी उत्तर के, अगर दशकों तक जिज्ञासा, विज्ञान और प्रयास न किया गया होता। उनकी पहचान ने एक तरह की शांति दी। उसने उन्हें उनका नाम लौटाया और इसके साथ उनका इतिहास में स्थान भी, एक रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। कार्ल वेब, एक व्यक्ति जो जिया, जिसने संघर्ष किया और जो एक ऐसे समुद्र तट पर अकेले मरा जो उसका घर नहीं था। तमाम शुद्ध। ये समाप्त हुआ, लेकिन जिन लोगों ने इस केस को दशकों तक फॉलो किया, उनके लिए यह खोज सिर्फ एक नाम के बारे में नहीं थी। ये सवालों की ताकत, इंसानी स्मृति की गहराई और उन जिंदगियों को समझने की चाहत के बारे में थी, जो इतिहास की परछाइयों में खो जाती है। हम शायद कभी ये पूरी तरह न जान सकें कि 1948 की उस सुबह उस समुद्र तट पर वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो कौन था। ये है सोमरटन बीच पर उस सुबह पाए गए अज्ञात व्यक्ति कार्ल वेब की एक असली तस्वीर। हमारे चैनल डिजिटल राजनामा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्चे अपराधों के रहस्यों, सुलझे हुए कोल्ड केसों और उन अजीब कहानियों के लिए जिन्हें दुनिया कभी नहीं भूलती। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें।